नमस्कार बच्चों। बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं और तैयारी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। तो आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है विद्युत जनित्र अथवा डायनामो। तो आज हम बात करेंगे विद्युत जनित्र की। इस लेक्चर में हम तीन चीजों को कवर करेंगे। विद्युत जनित्र भी दो प्रकार के होंगे, एक डीसी एक एसी, एक दिष्ट धारा जनित्र एक प्रत्यावर्ती जनित्र, और दूसरा होगा विद्युत मोटर। तो मैं तीनों चीजों को इसी में जोड़ के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं विद्युत जनित्र की। तो हमारे क्या है विद्युत जनित्र। जनित्र मतलब जनरेट करने वाला, जनने वाला, बनाने वाला। तो हम बात करेंगे विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रत्यावर्ती और नंबर दो दिष्ट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और दूसरा क्या होगा बेटा दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बात करने वाले हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस छोटा सा होता है जिसको मैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को समझाने के बाद उसको मैं बताऊंगा क्या अंतर होता है। क्योंकि अभी यदि आपको दिष्ट धारा जनित्र आ जाता है तो आप उसको भी इसी लेक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। जो बाकी मोटर है उसको भी मैं इसी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बेटा फोकस हो जाए, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की। तो सबसे पहले मैं इसका चित्र बना देता हूं। इसको थोड़ा सीधा सही कर लेते हैं, इसको ठीक है बेटा। यहाँ बात करते हैं एनएससी क्या है, प्रबल चुंबक या क्षेत्र चुंबक भी बोल सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हम आर्मेचर या कुंडल। तीसरा बात करते हैं ओवल, और पांचवा बात करते हैं हम ब्रूस। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी बनावट है, उसको मैंने आपके सामने बोर्ड पर बनाया है। तो अब हम इसे लिखना कैसे। मान लो आपको बोर्ड में आता है विद्युत जनित्र को समझाइए, तो उसकी वर्किंग पूछेगा, उसकी संरचना पूछेगा, सारा कंप्लीट करेगा। अब जो विद्युत जनित्र वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, लेकिन मैंने बोला है कि मैं दिष्ट धारा जनित्र को भी इसी में कंप्लीट करने का काम करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं बेटा कि इसके कुछ पार्ट देख लेते हैं। पहला क्या है, क्या प्रबल चुंबक N और S। उसके नीचे हमने लिखा आर्मेचर या कुंडली, दो रिंग लगी हुई हैं, उसको लिखा मैंने वलय,
और यहाँ जो रिंग से कनेक्ट है इसे ब्रूस, और ये है अक्ष, अक्ष बोल सकते हैं, जिसे धुरी बोलते हैं आप, धुरी। बात समझ में आई क्या? ये बाहरी लोड है, यानी कि जो परिपथ है, बाहरी परिपथ, यानी कि जहां हमें भेजना है धारा को, वो है धारा। तो जब आपको विद्युत जनित्र आएगा, प्रतिवर्ती धारा जनित्र आएगा, तो सबसे पहले काम होगा आपको उसको चित्र को बनाना। अब हम बात करेंगे कि प्रतिवर्ती धारा जनित्र होता क्या है। तो क्या है, पहला बात करेंगे क्या है, फिर इसके सिद्धांत की बात करेंगे। पहला क्या है, दूसरा सिद्धांत की बात करेंगे, तीसरा हम इसकी बात करेंगे संरचना की, और चौथा हम बात करेंगे कार्यविधि की। तो हमें क्या करना है, 4 पॉइंटों पे बात करनी है। पहला तो क्या है, दूसरे इसके सिद्धांत पे बात करेंगे, तीसरा हम इसकी संरचना पर बात करेंगे, चौथा हम इसकी कार्यविधि पर काम करेंगे या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है। तो आपने देखा होगा जनरेटर क्या करता है, जनित्र क्या करता है, जनरेटर करता है मतलब बिजली उत्पन्न करता है। कैसे करता है, जब आपने बिजली को मतलब उस जो प्रतिवर्ती धारा की जो मोटर लगी हुई होती है, उसमें जो डायनामो लगा होता है, उस पर जब आप किसी इंजन के द्वारा, यांत्रिकी कार्य के द्वारा उसको घुमाते हैं, तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, कि विद्युत धारा देता है। तो सबसे पहली बात क्या है, यह एक ऐसी मशीन है, यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैं यहां लिख देता हूं, क्या करता है, यांत्रिकी ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आ गई क्या? तो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत जनित्र क्या है। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बात समझ में आ गई क्या? तो यह एक ऐसी, और किस पर कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि क्या है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की। क्या बात करते हैं बेटा, इसके सिद्धांत की। तो अब सिद्धांत क्या होता है, देखो हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम सुने हैं, पढ़े हैं। तो यहाँ फैराडे सिद्धांत क्या है, जब भी किसी परिपथ से बद्ध, क्या बोला मैंने, जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, क्या बोला मैंने, जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। सॉरी, यहाँ पर एक आजकल तुमने देखा होगा कि साइलेंसर कटवा के लोग शोर शराबा करते हैं, तो एक बाइक गई है, तो सॉरी बेटा, दोबारा से मैं समझा देता हूँ। क्या है, देखो क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे क्या है, सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, क्या बोला मैंने, जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो बात समझ में आ गई, सिद्धांत क्या है, जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो दो चीजें समझी हमने, सबसे पहले क्या है और इसका सिद्धांत। अब बात करते हैं संरचना की। अब हम बात करते हैं संरचना की। संरचना के 4 पार्ट होते हैं मेनली। पहला होता है प्रबल चुंबक या क्षेत्र चुंबक। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, उसके बाद क्या है, आर्मेचर या कुंडली। तीसरा क्या है बेटा, वलय, इंग्लिश में रिंग बोलते हैं, रिंग। और चौथा क्या है, ब्रूस। एक 5वां अक्ष भी लिखा है, जिसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो हम संरचना में बात करते हैं। संरचना में इसके कितने पॉइंट हैं, संरचना में 4 पॉइंट है। तो अब हमारा पहला क्या था, हमें क्या था ये बता दिया, उसके बाद हमने सिद्धांत बता दिया किस आधार पर कार्य करता है, और तीसरा हम बात करेंगे संरचना की। तो सबसे पहले हेडिंग डाला बेटा मैंने प्रबल चुंबक। क्या डाला मैंने, प्रबल चुंबक या क्षेत्र चुंबक। प्रबल चुंबक क्या होता है,
देखिए चुंबक होता है बहुत प्रभावी, एक चुंबक होता है जिसको पेच अथवा किसी बॉन्ड के माध्यम से स्टेबल कर देते हैं, और इसके बीच का भाग जो होता है, इन दोनों चुंबकों के बीच का भाग जो होता है वो खाली रहता है। अब खाली क्यों रहता है उसको अभी समझेंगे। तो सबसे पहली बात क्या होती है, प्रबल चुंबक। तो प्रबल चुंबक होता है एक विशेष प्रकार का विशिष्ट चुंबक होता है, हैवी चुंबक होता है, जो बॉन्ड अथवा किसी पेच के माध्यम से एक जैसे भी उसको एक जगह स्थिर कर देते हैं, और उसके बीच का जो स्थान होता है वो खाली होता है। अब खाली क्यों होता है उसको समझेंगे दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा क्या है, आर्मेचर। अब देखो आर्मेचर कैसे बनाया जाता है, आपने मोटर को खोले हुए देखा होगा कि तार के बहुत सारे फेरे लगाकर एक लच्छा सा बनाया जाता है। तो ऐसे क्या करते हैं, तार के जो पॉलिश युक्त तार है उसको लिया और उसके बहुत सारे फेरे लगाकर एक कुंडली बना ली, यानी कि कुंडली, कई सारी कुंडली मिलाकर क्या बना देती है, आर्मेचर बना देती है। बात समझ आ गई क्या, मतलब तार के बहुत सारे फेरों को लेकर एक कुंडली आर्मेचर का निर्माण करते हैं। और वो कहाँ होती है, वो इस चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती है। कहाँ, इस चुंबक के ध्रुवों के बीच, ये क्या है, आर्मेचर, हमने लिखा हुआ है ना। अच्छा, तीसरा क्या होता है बेटा, वलय। अब देखो कुंडली के दो तार होंगे या आर्मेचर के दो तार होंगे जो पूरी से घूम के आते होंगे, तो उनमें से दो तारों में से एक तार का संबंध पहली रिंग से, वलय नंबर 1 से, और दूसरे सिरे का संबंध वलय नंबर 2 से कर दिया जाता है। तो वलय क्या होती है, मतलब जो कॉइल के दोनों सिरे होते हैं, जो आर्मेचर के दोनों सिरे होते हैं, उससे एक एक वलय कनेक्ट हो जाती है। अक्ष पर होती है, स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि ये अक्ष पर टच नहीं होती है, मतलब इसके बीच में किसी इंसुलेटर पदार्थ को लगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रुश। अब ब्रुश क्या होते हैं, अब देखो अंदर से जब वलय घूम रही है तो वलय से करंट लेने के लिए, बाहर कुछ परिपथ में देने के लिए कुछ लगाना होगा, तो ब्रुश जो होते हैं वो ब्रुश वलय पर टच होते रहते हैं, और जिससे वलय लगातार बिना आसानी से यानी कि स्वतंत्रपूर्वक घूमते रहे। लेकिन ये जो ब्रुश होते हैं लगातार वलय से टच होते हैं। बात समझा गई। और तो हमारे कितने पार्ट, और एक होता है अक्ष। अक्ष क्या होता है, लोहे की रोड होती है जिस पर आर्मेचर लगी होती है और ये रिंग लगी होती है। क्या बात समझ में आ गई। देखो बेटा, अब हम बात कर लेते हैं दोबारा से संरचना की। संरचना में हमने सबसे पहला क्या पार्ट था, प्रबल चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा वलय, चौथा ब्रुश। तो पहला क्या था, प्रबल चुंबक। प्रबल चुंबक क्या होता है, एक चुंबक NS होता है जिसको किसी बॉन्ड पेज के माध्यम से स्थिर कर दिया जाता है। इसके ध्रुवों के बीच आर्मेचर घूम सकती है, ये है ये आर्मेचर। उसके बाद क्या, आर्मेचर, पॉलिश तार के बहुत सारे फेरों को लगाकर एक आर्मेचर का निर्माण किया जाता है जो कि इसके ध्रुवों के बीच स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है। चौथा, तीसरा क्या है, वलय। वलय क्या होती है, वलय मतलब जो छल्ले होते हैं जो अक्ष पर लगे होते हैं, इन वलयों का संबंध जो होता है कॉइल के यानी कि आर्मेचर के दोनों सिरों से कर दिया जाता है, दोनों का। उसके बाद क्या होता है, ब्रुश। ब्रुश क्या होते हैं, बाहरी परिपथ से जुड़े होते हैं जो लगातार वलयों के संपर्क में रहते हैं। ऐसी होती है इसकी संरचना। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं अब इसकी कार्यविधि। कार्य विधि, अब कार्य विधि में क्या है, इसको मैं थोड़ा सा, एक कमी रह गई है, इसको मैं पूरा कर लेता हूं। देखो अब इसकी कार्यविधि को बात करते हैं। अब जैसे ही इसको घुमाया जाता है, देखो तीर लगाओ इस दिशा में ऐसे करके, ठीक है, जो पेज का नियम उसके अनुसार घूमो ऐसे करके। तो जब इसको कौन सी दिशा में घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में। कौन सी दिशा में घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में। तो जब इस कुंडली को, इस कॉइल को या इस अक्ष को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, तो घुमा रहे हैं तो देखो यहाँ चुंबक है, ये चुंबक है, इसके कारण चुंबक के बल रेखाएं निकलनी होंगी। तो जब इसको घुमाएंगे तो इससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, इससे जो फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती। तो जब इससे ऐसे मान लो ना, अरे फ्लक्स रेखाएं ऐसे गुजर रही होंगी, ऐसे करके नॉर्थ से साउथ, ऐसे करके ये। तो अब क्या है कि जैसे इस कॉइल को घुमाया जाता है, इस आर्मेचर को घुमाया जाता है, तो इससे बद्ध क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हम लिखेंगे कार्यविधि में, जैसे ही आर्मेचर को घुमाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फैराडे ने क्या बोला था कि जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो फैराडे के नियम से देख लो, जैसे इसको घुमाया जाता है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसका यूज हम बाहरी कार्यों में कर सकते हैं।
तो यहाँ देखेंगे जैसे इसको घुमाया जाता है, तो यहाँ थोड़ा इसी के लिए बेटा विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जैसे इसको घुमाया जाता है ऐसे, तो दक्षिणावर्त पेच के नियम से यहाँ पर धारा की दिशा ये हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं धारा की दिशा इधर हो गई, यानी कि दक्षिण, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी देख लेते हैं। जैसे इसको ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे करके घुमाया जाता है ऐसे, तो धारा की दिशा देखो ऐसे करके हुई ना, ये तो जैसे ही इसको घुमाया जाता है बेटा, तो अब क्या होता है, धारा इस दिशा में बहने लगती है। इसको मैं नाम बोल दूं A B C D, यानी कि A B C D दिशा में बहने लगती है। अब देखो ध्यान से समझे, जब ये वाला सिरा घूमकर इधर आता है तो अब धारा नीचे नहीं, धारा ऊपर की ओर बह रही है। इस वाले सिरे में धारा ऊपर, मतलब आधे चक्कर में धारा एक दिशा में और दूसरे आधे चक्कर में एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण तो इसमें वलय लगाए हुए। ध्यान रखना, जो दिष्ट धारा होगा उसमें बस वलयों का अंतर होगा। यहाँ पर दो वलय नहीं, इसी में कट होंगे और यहाँ पर एक ब्रुश लगाया जाएगा। बस दिष्ट धारा में यही चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। यह जो मोटर है, मोटर में भी क्या करना है आपको, यहाँ पर ही लगा देना है दूसरे ब्रुश को भी। बात समझ आ गई? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो दोबारा से एक बार सारे को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक मशीन है जो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या सिद्धांत हमने फैराडे का नियम पढ़ा कि जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है, जिसके एक परिणाम स्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे बेटा संरचना की। तो संरचना के कुल कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। पहले क्या होता है? प्रबल चुंबक। तो प्रबल चुंबक होता है जिसको किसी बॉन्ड पेच के माध्यम से स्थिर कर दिया जाता है। इसके ध्रुवों के बीच आर्मेचर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। दूसरा क्या है? आर्मेचर। एक पोलिश युक्त तार लेंगे तो पोलिश युक्त तार के बहुत सारे फेरों को लगाकर एक आर्मेचर कुंडली का निर्माण कर देंगे। तीसरा क्या होगा? वलय होगा। कुंडली के दोनों सिरों का संबंध इन दोनों वलयों से कर दिया जाता है। और ब्रुश क्या है? बाहरी परिपथ का संबंध करने के लिए इन ब्रुश से रिंग को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि लगातार स्पर्श करते रहते हैं। उसके बाद क्या था? कार्यविधि। तो कार्यविधि में क्या था? जब इस कुंडली को घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें क्या होता है? प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए मैंने बताया था कि जब भी प्रत्यावर्ती धारा जनित हो उसमें 2 रिंग है, लेकिन जैसे ही आपको दिष्ट धारा लगाना है तो वहां पर आपको क्या करना है, मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ। मान लो दोनों कुंडली के तार आए तो यहाँ पर एक वलय होगी ये, और इसमें कट होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर 2 ब्रुश कनेक्ट हो जाते हैं। बस ये हो जाता है क्या? दिष्ट धारा के लिए, डीसी के लिए। ऐसे ही मोटर होती है। तो मोटर में भी यहाँ तक क्या करना है? यहाँ तक देखो, अब मोटर क्या हो जाएगा? मोटर जो है वो बस इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। बाकी सिद्धांत भी यही रहेगा और संरचना भी यही रहेगी। बस संरचना में जो अंतर है वो मैंने आपको बताया है। और कार्यविधि में क्या बोलेंगे कि जैसे इसको करंट दिया जाता है, मोटर के लिए बता रहा हूं, जैसे ही करंट दिया जाता है तो इसमें क्या होता है? धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इन दोनों जब चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबक है और ये तार भी चुंबक बन जाता है, तो इनके प्रबल जो आपसी जो रिएक्शन होता है उसके बाद क्या होता है? जो कॉइल है वो लगातार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है, जो कि हमें कार्य के रूप में प्राप्त होता है या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बेटा। दोबारा से समझे। देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को मैंने ये समझाया। प्रत्यावर्ती, यदि आपको दिष्ट धारा आता है तो आपको 2 रिंग नहीं लगाना है, 1 रिंग लगा देना है। बस ब्रुश यहां से लगा देना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। बाकी सारी चीजें आपको ये लिख देनी है, कार्यविधि भी यही लिख देनी है। इसकी कार्यविधि में कितना अंतर है? देखो, जब इसको ऐसे घुमाते हैं तो जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है। अब देखो, आधे चक्कर के बाद ये वाला सिरा इधर आएगा तो धारा क्या नीचे की ओर बही? नहीं, धारा ऊपर की ओर हो जाती है। तो मतलब प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर में धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, यही कारण है। और आधे दूसरे चक्कर में दूसरी ओर प्रवाहित होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ये था, दिष्ट के लिए यहाँ आपको बस इस रिंग को हटाना है, यहाँ लगा देना है। और जो मोटर के लिए, आपको मोटर के लिए भी मैंने बताया है, तो ये आप कर लेंगे। बाकी पढ़ते रहें, मेहनत करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।